दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस के कुछ पूछे जाने वाले सब क्वेश्चन लेके आए हैं। आपको अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जा किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया था? 370 के तहत किया गया था। तो जिसे संविधान की सूची से हटा दिया गया। भारत का एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है जिसका अपना संविधान था। इसका पर्सनल संविधान था जम्मू कश्मीर का। ठीक है, बता जिसे अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के अनुमोदन मिलने के बाद हटा दिया गया था। कब हटाया था? 2019 में हटा दिया गया। 370 का जो था अनुच्छेद लगा, वहाँ पे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, उसके अनुसार इसको हटा दिया गया। कब? 2019 में। 370 के अंतर्गत 6 विषयों का समावेश किया गया था। अनुच्छेद 370 जो था उसके तहत 370 के तहत 6 विषयों का समावेशन किया गया था। बता, जो अनुच्छेद 370 का अस्थायी था, यह जो 6 विषय था क्या था? अस्थायी था, इसीलिए इसको हटा दिया गया। आगे बढ़ा, जम्मू कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से 1947, 48 और 65 में युद्ध हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 1971 में 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक भारत और पाकिस्तान के बीच भी युद्ध हुआ था, जिसमें कि बांग्लादेश मुख्य मुद्दा था। इसका जो है बांग्लादेश मुख्य मुद्दा था। बांग्लादेश का जो स्थापना हुआ है 1971 में ही हुआ है, इसी युद्ध में। आगे 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार के अधिकार किसने प्रदान किया था? बोलेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रदान किया था। बता, संवैधानिक उपचार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान का हृदय या आत्मा कहा है। ठीक है, बोले अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, वो भी 5। आगे है, डॉक्टर सुभाष कश्यप ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा था। कौन कहा था? डॉक्टर सुभाष कश्यप ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा था। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? मूल अधिकार को संविधान का क्या कहा जाता है? तो बोलेंगे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान का सामाजिक आर्थिक आदर्श कहा जाता है। आगे है, भारतीय संविधान का उद्देश्य भाग को संविधान का आत्मा या दर्शन और जन्म कुंडली या निचोड़ कुंजी भी कहा जाता है। तो संविधान का उद्देशिका जो है भाग, मतलब संविधान का आत्मा कहा जाता है, दर्शन कहा जाता है, जन्म कुंडली और निचोड़ कुंजी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किसमें किया जाता है? निश्चेतक के रूप में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CH होता है, CH और Cl3 होता है। आगे बढ़ेंगे, प्रमुख निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म डाईइथाइल ईथर और नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी क्या किया जाता है? चिकित्सा मतलब इलाज के क्षेत्र में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म में से रोगी को अवचेतन अवस्था में रखा जाता है, ताकि उसकी शैल्य चिकित्सा किया जा सके। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग दर्द निवारक के रूप में भी किया जाता है। दर्द निवारक के रूप में डॉक्टर लोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिडेराइट आयरन का अयस्क है। सिडेराइट किसका अयस्क है? आयरन का अयस्क है। सिडेराइट का सूत्र होता है FeCO3 होता है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट, कैल्कोपायराइट सभी लोह अयस्क है, मतलब लोहा का अयस्क ये सब है जितने भी बोले। भूपरपट्टी की प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज। आगे है, वे खनिज जिनमें से धातु को सरलता से लाभकारी रूप में निष्कर्षित किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। अगला है, उपभोक्ता के जागरूकता के लिए कई स्तरों पर विज्ञापन सरकार द्वारा चलाई गई है। जैसे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं। कब चलाते हैं? मनाते हैं 24 दिसंबर को मनाते हैं। 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बोलेंगे तो 15 मार्च
अगर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बोलेंगे तो 24 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोपाकुल का अर्थ होता है क्रोध से बेचैन होता है। क्रोध से बेचैन। कोपाकुल का अर्थ होता है क्रोध से बेचैन। मीराबाई का जन्म मेरता के कुंडकी ग्राम में हुआ था। मीराबाई का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? मेरता के कुंडकी ग्राम में हुआ था, जो राजस्थान में पड़ता है। मीराबाई कृष्ण की भक्त थी। आगे है, अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था। अभिनव अशोक वाजपेयी की ही रचना है। अभिनव अशोक जो है वाजपेयी की रचना है। शोक करुण रस का अस्थाई भाव है। शोक जो है करुण रस का अस्थाई भाव है। आगे है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? तो बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह दृश्य भाग जिसके रंग का तरंगदैर्घ्य 400 nm से 760 nm के बीच होता है। अगला है, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। इस सुंदर विश्व को देखने के लिए प्राकृतिक परिघटना की सहायता होती है। जितना भी ये सुंदर दृश्य है विश्व का जो देखते हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक परिघटना कहते हैं। प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आगे है, निर्वात में तीव्र वेग से गमन करता है। प्रकाश जो है निर्वात में तीव्र गति से गमन करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आगे है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह मैक्सवेल ने बताया था। कौन बताया था? मैक्सवेल ने बताया था। न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं जो सीधी रेखा में गमन करते हैं। न्यूटन ने बताया था प्रकाश जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है जो सीधी रेखा में गमन करती है। उसे कौन बताया था? न्यूटन ने बताया था। डी ब्रोगली ने के अनुसार प्रकाश कण एवं तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। डी ब्रोगली ने बोला था प्रकाश जो है कण और तरंग दोनों की भांति कार्य करता है। प्रकाश का पानी में वेग होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता है। क्या बोलेंगे? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब के गुण देखिए क्या क्या होता है। बताइए, यह आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु के बराबर आकार का बनाता है, दर्पण के उतना ही पीछे बनाता है जितना सामने वस्तु रखी जाती है। अगला है, प्रतिबिंब का पार्श्व विस्थापन होता है, अर्थात बाएं का दाएं और दाएं का बाएं पर परिवर्तित होता है। दर्पण जो है समतल दर्पण, उसमें बायां जो है वो दायां दिखेगा, दायां का बायां दिखता है समतल दर्पण में। वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण उत्तल लेंस में निर्मित होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किस में निर्मित होता है? अवतल दर्पण में और उत्तल लेंस में निर्मित होता है। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब ही निर्मित होता है। अगला सुनिएगा, समतल दर्पण के सामने यदि u वेग से वस्तु की उसकी ओर गति करता है तो प्रतिबिंब 2u वेग से उसकी ओर गति करेगा। मतलब प्रतिबिंब दुगुना दिखता है आते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणांक 1 के बराबर होता है। कितना बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। आवृत्ति का SI मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमांक को तरंग संख्या कहा जाता है। तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रम मतलब उल्टा, वो क्या कहते हैं? तरंग संख्या कहते हैं। तरंग संख्या का SI मात्रक होता है मीटर इनवर्स होता है। क्या होता है? मीटर इनवर्स बोलेंगे। तरंग द्वारा तय की गई दूरी को तरंगदैर्घ्य कहेंगे। तरंग द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहेंगे? तरंगदैर्घ्य कहेंगे। तरंग के गमन में 2 लगातार श्रृंखला या गर्ता या संपीड़ित या विरलनों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ध्वनि का वेग एवं ताप परम ताप से संबंधित है। मतलब ध्वनि का वेग किससे संबंधित है? परम ताप से संबंधित है। नियत दाब पर किसी गैस में ध्वनि की चाल उसके परम ताप के वर्गमूल का समानुपाती होता है। ठीक है, ताप के बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? बोले बढ़ती है।
अगला क्वेश्चन है 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने से वस्तु में ध्वनि की चाल कितना बढ़ जाती है? बोले 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे है ताप पर निर्भर करता है, आर्द्रता पे, गैस के अनुभार पे, माध्यम की गति पर निर्भर करता है। नियत ताप पर वायु में ध्वनि की चाल वायु दाब पर निर्भर नहीं करता है। मतलब नियत ताप पर वायु में ध्वनि की चाल वायु के दाब पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान सुनिएगा भाई। ध्वनि की प्रबलता मानवीय कान में उत्पन्न एक संवेदन होता है। मतलब ध्वनि जो हम सुनते हैं वो क्या है? संवेदन से सुनते हैं, संवेदन से, जिसके कारण किसी व्यक्ति की आवाज़ कम अथवा तीव्र सुनाई देता है। अगला क्वेश्चन है घर्षण गुणांक का मान सदैव कितना से कम होता है? बोलेंगे सदैव 1 से कम होता है। घर्षण गुणांक का मान सदैव 1 से कम होता है। ध्यान से रखिएगा। यह एक असंरक्षी बल है। बोलेंगे घर्षण गुणांक जो है एक असंरक्षी गुणांक है या बल है। घर्षण बल हमेशा दो सतहों के बीच अपेक्षित गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है। मतलब एक उल्टा दिशा में लगता है, विपरीत उल्टा हो गया। घर्षण के बिना गति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब तक घर्षण नहीं होगा तब तक हम चल नहीं सकते, मतलब गति नहीं कर सकते। धनात्मक गति केवल घर्षण के कारण ही उत्पन्न होता है। जब तक घर्षण नहीं होगा तब तक धनात्मक गति उत्पन्न नहीं होता है। घर्षण गुणांक का कोई मात्रा नहीं होता है। घर्षण गुणांक का जो है इसका कोई भी मात्रा नहीं होता है, इसीलिए इसका मान क्या बोलेंगे? 1 से हमेशा कम होता है। संरक्षी बल में किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर नहीं करता। संरक्षी बल में जो है जो भी काम होता है वो मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। संरक्षी बल के उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल और प्रत्यास्था बल। गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल और प्रत्यास्था बल जो है किसका उदाहरण है? संरक्षी बल का उदाहरण है, संरक्षी बल का। अगला क्वेश्चन है रेखीय वेग बराबर सूत्र क्या होता है? बोलेंगे कोणीय वेग गुना त्रिज्या होता है। रेखीय वेग बराबर सूत्र क्या होता है? कोणीय वेग गुना त्रिज्या होता है। त्वरण बराबर सूत्र क्या होता है? कोणीय त्वरण गुना त्रिज्या। कोणीय त्वरण गुना कोणीय त्रिज्या होता है। कोणीय संवेग बराबर सूत्र क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग होता है। आगे बल आघूर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय त्वरण होता है। अगला क्वेश्चन है एक साइकिल मोड़ पर गति करते समय संतुलित रहती है। यह कोरियोलिस त्वरण के कारण होता है। किसके कारण होता है? कोरियोलिस त्वरण के कारण होता है। जैसे एक मोड़ होता है, मोड़ पे जब साइकिल घुमाते हैं आराम से घूम जाता है, गिरता नहीं है। किसके कारण? तो कोरियोलिस त्वरण के कारण। कोरियोलिस त्वरण को तिर्यक त्वरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तिर्यक त्वरण भी कहते हैं। यहाँ AR बराबर V²/R होता है। इस त्वरण की दिशा हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। यदि कोई साइकिल वृत्तीय पथ पर गति करता है तो अपने साइकिल को tan थीटा बराबर V²/RG से झुका लेता है, जिसके कारण वह नियंत्रित अवस्था में चलता है। मतलब गिरता नहीं है, एकदम चलते रहता है। वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। वृत्त के केंद्र के विपरीत जब बल लगता है उसको क्या बोलेंगे? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। आगे सुनिएगा। बल का आघूर्णन पैमाना है पिंड को घुमाने की क्षमता का। मतलब बल का आघूर्णन पैमाना क्या है? बोलेंगे पिंड को घुमाने की क्षमता का। अगला क्वेश्चन है वह कारक जो किसी वस्तु को अपने अक्ष के परितः घूर्णन कराता है बल आघूर्ण कहलाता है। यह बल बाहु एवं आरोपित बल का सदिश गुणनफल है। ठीक है, क्वेश्चन है बल आघूर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? बोलना अक्ष से दूरी गुना बल, अक्ष से दूरी गुना बल होता है। बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन गुना मीटर, या न्यूटन मीटर में डायरेक्ट बोल सकते हैं। बल आघूर्ण की बीमा क्या होता है? बोले mL² T⁻² होता है। बल आघूर्ण घूर्णन अक्ष के अनुदिश एक छमंद राशि है। कौन सी राशि है? छमंद राशि है। इसकी दिशा भी हम दाएं हाथ की मुट्ठी के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। दाएं हाथ जो है इस मुट्ठी से हम इसका नियम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बाह्य बल के अनुपस्थिति में निकाय का द्रव्यमान केंद्र एक
समान वेग से गति करता है। किससे गति करता है? समान वेग से गति करता है। बल जिस प्रकार रेखीय गति में कार्य करता है, ठीक इसी प्रकार बल आघूर्णन गति करता है। ठीक है, मतलब बल एक रेखीय गति पर जब क्या करता है? कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार बल आघूर्ण जो है गति करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक देश के सामान्य निवासी और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य संकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाती है। क्या कहलाती है? संकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाती है। चाहे देश के बाहर या भीतर उत्पादन किया जाए, देश के बाहर उत्पादन किया जाए या बाहर किया जाए, इस सब को सम्मिलित रूप जो होता है उसी को क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पादन कहा जाता है। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन जिसे कहते हैं GNP की गणना करते हुए विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे बोलेंगे, किंतु भारतीय द्वारा विदेशों से भेजी गई आय को सम्मिलित किया जाता है। विदेश के द्वारा जो भेजा जा रहा है यहाँ पे भारत में, तो उसको हम सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है, आगे है GNP बराबर सूत्र होता है GDP प्लस X माइनस MX होता है, जहाँ X देश के निवासी द्वारा होता है अर्जित आय होता है और XM होता है विदेश द्वारा देश में अर्जित आय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से मूल्यह्रास को घटाने के बाद जो शेष बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं, जिसे NNP भी कहते हैं। क्या कहते हैं? NNP, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन NNP कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय उत्तरदायी होता है। नंबर उम्र जितना होता है उसका सब सांख्यिकी कहलाता है, मतलब पैसा का इधर उधर जो होता है उसी को सांख्यिकी कहते हैं। रिपोर्ट देता है जो वही विभाग। इस मंत्रालय के अधीन NSO कार्य करता है। कौन कार्य करता है? NSO। अगला सुनिएगा, NSO की स्थापना 2019 में किया गया था। NSO का स्थापना कब किया गया था? 2019 में किया गया था। यह GDP व GNP का भी आंकड़ा प्रस्तुत करता है, दोनों का आंकड़ा प्रस्तुत करता है। कौन? डायरेक्ट बोलना है NSO ने, इसीलिए इसका स्थापना किया गया था 2019 में। ओके, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना जो है 1951 ईस्वी में किया गया। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय गणना का जो आय का जो क्या किया गया था? गणना जो किया गया था दादा भाई नौरोजी ने किया था, 1868 ईस्वी में किया था। ठीक है, आगे, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम 1949 ईस्वी में महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? 1949 ईस्वी में स्वतंत्र भारत में। अब कौन किया था? महालनोबिस ने किया था। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे किया गया था। नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था योजना आयोग के स्थान पे हुआ है। ठीक है, कब? तो 1 जनवरी 2015 को। आगे क्वेश्चन चलेंगे, 8 या 10 जनवरी 2023 तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर में आयोजित हुआ था। अगला है, सीमा शुल्क क्या है? बोले अप्रत्यक्ष कर। सीमा शुल्क क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। संपत्ति कर वह कर है जो संपत्ति के हस्तांतरण पर लगता है, हस्तांतरण पर लगता है, उसी क्या संपत्ति कर बोलेंगे। प्रत्यक्ष कर क्या है? बोले आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर, व्यय कर और ब्याज कर, ये सब है क्या है? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर और व्यय कर और ब्याज कर, ये सब आते हैं प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कौन कौन आएगा? बोलेंगे सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सेवा शुल्क इत्यादि। भारत में प्रगतिशील कर नीति है। भारत में कौन सा नीति है? प्रगतिशील नीति है। आगे है, प्रगतिशील कर नीति में आय के बढ़ने से कर का दर भी बढ़ता है। आय अगर बढ़ेगा तो जो दर होता है कर का, वो भी कर्ज का दर तो वो भी बढ़ता है। निगम कर को कंपनी कर भी कहता है। निगम कर को क्या कहते हैं? कंपनी कर भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति क्या है? बोले किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु की तुलना में मुद्रा की मूल्य को कमी
मुद्रास्फीति कहलाता है। मुद्रा के मूल्य में जब कमी होगा उसी को क्या बोलेंगे, मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति में वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। इसमें क्या था, पैसा का मूल्य कम हो जाता है और जो वस्तु है उसका मूल्य बढ़ जाता है। ओके, मुद्रास्फीति का मुख्य कारण बाजार में तरलता अधिक होना है। क्या है, तरलता अधिक होना है। मंदी का मुख्य कारण क्रय शक्ति का अभाव है। मंदी का मुख्य कारण क्या है, क्रय शक्ति का अभाव है। रिवर्स रेपो दर है, मतलब रिवर्स रेपो दर क्या है, रिवर्स रेपो दर है जब वाणिज्य बैंकों द्वारा तरल की अधिकता के कारण अल्पकाल के लिए जो राशि IBI के पास जमा करते हैं उस पर जो ब्याज दर RBI द्वारा दिया जाता है उसी क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो दर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट या माउंट बेटन योजना द्वारा भारत विभाजन की मांग स्वीकार करने से 3 जून 1943 को जो योजना प्रस्तुत किए गए थे, जिसे हम 3 जून योजना या माउंट बेटन योजना के नाम से जानते हैं, भारत विभाजन से संबंधित है। किससे संबंधित है, भारत विभाजन से संबंधित है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। कहाँ पेश किया गया था, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था, जो 15 या 16 जुलाई 1947 को पारित हो गया था, मतलब ये पास हो गया था कानून। मतलब 18 जुलाई 1947 को राजा जॉर्ज चतुर्थ ने हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है, इस योजना को वल्कन योजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस योजना को वल्कन योजना भी कहा जाता है। कौन सी योजना, तो बोले माउंट बेटन योजना को वल्कन योजना भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बच्चा ने वानर सेना व लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में बच्चों ने कौन सा सेना का गठन किया, वानर सेना का, और लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था। बोले इस आंदोलन का समय था 1930 से लेकर 1934 तक, कहने वाले 4 साल तक यह आंदोलन चला था। कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू था। कहाँ का, लाहौर का। आगे है, 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ किया था। 12 मार्च 1930 को नमक कानून के लिए दांडी यात्रा चालू किया था। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी दांडी से नमक कानून तोड़ा था, मतलब दांडी कानून जो शुरू किया था आंदोलन, उसको 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने तोड़ दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय वन का सर्व प्रमुख वृक्ष कौन है, सुंदरी है। कौन सा है, सुंदरी है। बता, यह वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के सुंदरवन क्षेत्र में मुख्यतः पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन पर्यावरण की दृष्टि से बहुत लाभदायक है। पर्यावरण की दृष्टि से मैंग्रोव वन जो है बहुत लाभदायक होता है। क्या है, मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्र में कटाव को भी रोकता है, जो कटाव होता है उसको रोकता है मैंग्रोव वन। अगला क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी का रंग कैसा होता है, बोलेंगे काला होता है, क्योंकि यह बेसाल्ट चट्टान से बना होता है। बेसाल्ट चट्टान से बना होता है, इसीलिए इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। ओके, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है, मतलब बहुत अधिक पाए जाते हैं। आगे, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहते हैं। अवसादी चट्टान को क्या कहते हैं, परतदार चट्टान भी कहते हैं। बलुआ पत्थर, डोलामाइट, रूपांतरित चट्टान को कायांतरित चट्टान में या कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। बलुआ पत्थर, डोलामाइट, रूपांतरित चट्टान को कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। भारत का सर्व प्रमुख मिट्टी कौन सा है, जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी में खेती बहुत होती है, उपजाऊ भूमि होती है, क्योंकि यह जल के द्वारा बहा के लाया जाता है, इसीलिए। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है अधिक, खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ होता है। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉकी के गेंद का रंग कैसा होता है, बोलेंगे सफ़ेद होता है। हॉकी के गेंद का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। आगे, हॉकी गेंद का वजन कितना होता है, 155 से 163 ग्राम के बीच होता है। ठीक है, 155 से 163 ग्राम के बीच होता है हॉकी का जो गेंद होता है ना वो। हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है,
तो बोलेंगे भारत और पाकिस्तान का है। किसका है? भारत और पाकिस्तान का है। भारतीय हॉकी संघ की स्थापना जो हुआ था 1925 में हुआ था। भारतीय हॉकी का जो स्थापना हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था। पता है इसका मुख्यालय कहाँ है? बोलेंगे दिल्ली में, नई दिल्ली में। बोलेंगे हॉकी का मुख्यालय जो है कहाँ है? बोलेंगे दिल्ली में। हॉकी को ओलंपिक में 1908 ईस्वी में शामिल किया गया था। हॉकी का जो है हॉकी को ओलंपिक में शामिल किया गया था 1908 ईस्वी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किसे कहेंगे? बोलेंगे मेजर ध्यानचंद को कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ण कमल का संबंध फिल्म में दिए जाने वाले पुरस्कार से है। स्वर्ण कमल का संबंध किससे है? बोलेंगे फिल्म में दिए जाने वाले पुरस्कार से है। स्वर्ण कमल फिल्म क्षेत्र में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। पराक्रम क्षेत्र में अशोक चक्र दिया जाता है। अशोक चक्र, पराक्रम क्षेत्र में अशोक चक्र दिया जाता है। अगला है, खेल क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार दिया जाता है खेल क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य कौन सा है? तो बोलेंगे बाउल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य कौन सा है? बाउल है। अगला क्वेश्चन है, केरल का कौन सा है? बोलेंगे ओट्टम थुल्ला या थुल्लाल है। ओट्टम थुल्लाल। दूसरा है, घुमरा कहाँ का है? बोलेंगे उड़ीसा का है। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। घंटा मर्दाला आंध्र प्रदेश का है। कोल्टम तमिलनाडु का है। झूला उत्तर प्रदेश का है। डांडिया गुजरात का है। ठीक है, अगर आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। बोलेंगे हड़प्पा पंजाब राज्य पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी का जो प्राचीन नाम है पुरुषनी। कौन सा नाम है? पुरुषनी नाम है। आगे हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। कौन सभ्यता कहते हैं? सिंधु सभ्यता कहते हैं या शहरी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्ता थी। कैसा था? मातृसत्ता थी, मतलब माता पिता को मानने वाला था। बोलेंगे सिंधु सभ्यता काल के लोग का मुख्य खाद्य पदार्थ था गेहूँ और जौ। सिंधु सभ्यता में जो व्यक्ति रहते थे वो क्या खाते थे? गेहूँ और जौ खाते थे। ठीक है, अधिकतर। अगला है जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? स्यादवाद है। क्या है? स्यादवाद। स्यादवाद कौन दिया था? ये जो है स्यादवाद उसको दिया था स्थूलभद्र ने दिया था। ठीक है, कौन दिया था? स्थूलभद्र नाम दिया था। स्यादवाद को हम अनेकतावाद के नाम से भी जानते हैं। अनेकतावाद के नाम से भी जानते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? बोलेंगे ऋषभदेव है। कौन है? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव है। अगर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को मानते हैं। इनका जन्म 540 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके माता का नाम त्रिशला थी, जो कि चेलनाव की बहन थी। उनके पत्नी का नाम था यशोदा। मतलब महावीर के पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। पुत्र का नाम क्या था? मतलब पुत्री का नाम अनुजया प्रियदर्शनी थी। बोले उनके दामाद का नाम जामिल था। क्या नाम था? दामाद। इसका मतलब हो गया अनुजया प्रियदर्शनी की शादी जो हुआ था जामिल से हुआ था। बोले महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में हो गई थी। कब? 468 ईस्वी में, ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। आगे जानेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित वर्ग का था माध्यम मार्ग, जो 10 सिद्धांत समाविष्ट किया था। माध्यम मार्ग में 10 सिद्धांत दिया था। कौन दिया था 10 सिद्धांत? बोलेंगे महात्मा गांधी ने दिया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बोलेंगे महात्मा बुद्ध है। इनका जन्म 533 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। पिता का नाम था शुद्धोधन। इनके माता का नाम था महामाया। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। उनके पुत्र का नाम था राहुल। इनके घोड़ा का नाम क्या था? कथक का नाम था। सारथी का नाम था चन्ना। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चन्ना नाम था। महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था। उनके घर त्याग की प्रतीक क्या था? घोड़ा। बोलेंगे महावीर स्वामी का जो घर त्यागा था वो उसका प्रतीक क्या रखा था?
बोले घोड़ा था प्रतीक। उनके ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोधि वृक्ष पीपल के पास हुआ था। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे जानते हैं। पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्मित की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास राष्ट्रकूट वंश ने किया था। कौन किया था? राष्ट्रकूट वंश ने किया था। भारत का सर्वश्रेष्ठ गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है। कौन सा है? गुफा मंदिर। कौन सा है? कैलाश मंदिर है। एलोरा की कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। गुजरात के सोलंकी या चालुक्य राजवंश का संस्थापक था जय सिंह। कौन था? जय सिंह था। अपने पूर्वज की पूर्ति या मूर्ति गरारोही प्रक्रम बनवाकर राजस्थान के आबू पर्वत पर स्थापित किया गया था। कौन पर्वत पे? आबू पर्वत पर स्थापित किया था। कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य राजवंश के शासक विक्रमजीत चतुर्थ के दरबार में विल्हन एवं विज्ञानेश्वर जैसे विद्वान रहते थे। विक्रमादित्य चतुर्थ के दरबार में विल्हन और विज्ञानेश्वर, विल्हन जो है कलहन का भाई है। कलहन जो पुस्तक लिखा है, कलहन जो पुस्तक लिखा है उसमें कश्मीर का इतिहास के बारे में बताया गया है। ठीक है। विल्हन ने विक्रमादेव चरित्र पुस्तक लिखा है बता, और विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा पुस्तक लिखी है। बोले राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंतीदुर्ग ने किया है। राष्ट्रकूट राजमार्ग की स्थापना दंतीदुर्ग ने किया है। राष्ट्रकूट शासकों की राजधानी कहाँ थी? माणिक्येती थी। कहाँ थे? राष्ट्रकूट जो शासक है उसका राजधानी कहाँ था? माणिक्येती था। चोल राज्य की स्थापना विद्यालय है। स्थापना कहाँ हुआ था? विद्यालय में। इसकी राजधानी कहाँ था? तंजौर। क्या था? तंजौर था। पाल राजवंश की स्थापना गोपाल ने किया था। पाल का गोपाल ने किया था। धर्मपाल ने भागलपुर ने विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल जो है भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने शासन किया था। पहला था गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। कुल मिला के 5 वंश ने राज किया था दिल्ली पर। बोलेंगे पहला था गुलाम वंश, गुलाम वंश था। तो इसका शासनकाल था 1206 से लेकर 1290 तक था। खिलजी राजवंश का जो शासनकाल था 1290 से 1320 तक था। तुगलक वंश का था कब से कब तक? 1320 से 1414 तक था। सैयद वंश का राजवंश था 1414 से लेकर 1551 तक था। लोधी वंश का जो था 1451 से 1526 ईस्वी में था। इतना था। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब